करंट अफेयर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये पूरा करंट अफेयर यूपीएससी, यूपीपीसीएस और किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लेकर तैयार किया गया है। इस पूरे लेक्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए निकाल कर रखा गया है ताकि आपकी तैयारी के लिए आपको हेल्प हो सके। तो बिना कोई समय गवाए हम अपने करंट अफेयर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे लेक्चर को ज्वाइन करते जा रहे हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा दें। ओके, वेलकम। लेट्स वी स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्यवाही करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक बार क्वेश्चंस को और रिपीट करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्यवाही करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन है वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जल्दी से जल्दी दीजिए आप। ऑप्शन है वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड को आरबीआई ने प्रतिबंधित किया है। ये इसका लोगो है। आप जो एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो उस पर आप देखते होंगे एक खास तौर से राइट हैंड साइड पर बिलो साइड पर एक वीजा का या मास्टर कार्ड का या रुपए कार्ड का इनका एक निशान बना रहता है। ठीक है, तो आरबीआई की तरफ से मास्टर कार्ड जारी करने वाले बैंकों को झटका लगा है। आरबीआई के आदेश के बाद अब नए मास्टर कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। आरबीआई का आदेश 22 जुलाई से प्रभावी होगा क्योंकि मास्टर कार्ड डाटा भंडारण मानदंडों का पालन करने में विफल रहा है। आरबीएल बैंक इस समय केवल मास्टर कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करता है। जो आरबीएल बैंक है वो केवल मास्टर कार्ड पर ही आधारित है। बैंक ने कहा है कि उसने वीजा भुगतान नेटवर्क पर सक्षम क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए 14 जुलाई को वीजा वर्ल्डवाइड के साथ एक समझौता किया है। अब आरबीएल बैंक को भी वीजा के साथ आना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो मास्टर कार्ड या जो वीजा हैं ये क्या होते हैं या रुपए हैं? ये पेमेंट गेटवे हैं जिनके थ्रू कोई बैंक किसी दूसरे को पेमेंट करती है। सेकेंड क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में अपना पहला दूतावास खोला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये यूपीएससी के लिए भी और पीएससी के लिए भी। तो आप इसका आंसर बहुत सोच समझ के दें। इसके ऑप्शन है जापान, भारत, यूएई और चीन। हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में अपना पहला दूतावास खोला है? चलिए बताइए। इसका सही आंसर है यूएई। इसका सही आंसर है यूएई। यूएई अभी फिर पहले भी इजराइल के साथ संबंधों को लेकर चर्चा में रहा था। यूएई ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है। खाड़ी के किसी भी देश का अब तक इजराइल में कोई भी दूतावास नहीं था। आपको पता है खाड़ी देशों का और इजराइल का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, इनकी बनी नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में यूएई और इजराइल ने अपने जो संबंध हैं उनको दोबारा से बहाल किया है। तो ये यूएई ने क्या किया है कि अब अपना दूतावास भी इजराइल के तेल अवीव में शुरू कर दिया है। दूतावास के उद्घाटन समारोह में इजराइल के राष्ट्रपति इशाक हारगोज, ओके, ये बदल गए हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा, इशाक हारगोज भी मौजूद रहे। इजराइल के राष्ट्रपति इशाक हारगोज ने कहा कि दूतावास का खुलना मध्य पूर्व के लिए शांति, समृद्धि और सुरक्षा के भविष्य की ओर हमारी साझा यात्रा में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। ऐसा किसने कहा? हारगोज, इशाक हारगोज ने कहा, जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं। अब हम देख लेते हैं कि यूएई की लोकेशन क्या है। यूएई की लोकेशन देखने के लिए आप इस पूरे मैप को देखिए। ये भारत है, इंडिया है। यहाँ से देखिए ये कर्क रेखा निकलती है। आपको पता है ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा निकलती है। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये देखिए, यहाँ पर सऊदी अरबिया है, ये सऊदी
अरेबिया यहाँ से निकलती है, और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये है यूएई, और ये इसका मतलब कर्क रेखा यूएई से भी निकलती है। इसके बाद यूएई के बाद ये ओमान में आती है, ये जो लोकेशन है ओमान है, और यहाँ से सीधे भारत में प्रवेश कर जाती है गुजरात के थ्रू। इसके बाद अब आपने ज्योग्राफी की क्लास ली होगी या आप तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको यहाँ एक प्रश्न का आंसर देना है। बहुत तेजी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन है आपके लिए और इसका आंसर आपको देना है। अब देखिए जो यूएई की लोकेशन है वो क्या है, ऊपर देखिए ये इधर मेडिटेरियन सी है, और ये पूरे मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं यहाँ पर, और ये देखिए सारे खाड़ी देश हैं यहाँ पर। ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, इधर गल्फ ऑफ एदन है, और यहाँ पर रेड सी है। ओके, तो ये यूएई की लोकेशन है। अब इसको और हम लोग पास से समझते हैं। देखिए यूएई के आसपास के जो देश हैं, ये यूएई को आप बड़े मैप में देख रहे हैं, ये पूरा यूएई है। अब इसके जो आसपास के देश हैं किससे ये घिरा हुआ है, एक तो ये सऊदी अरबिया से घिरा हुआ है, दूसरा इसकी बाउंड्री कतर से भी मिलती है, फिर इधर ये ओमान से मिलता है, और यहाँ ये देखिए ओमान यहाँ तक शामिल होता है। तो इसका मतलब ये 3 देशों से घिरा है, और इधर गल्फ है, खाड़ी है, कतर, सऊदी अरबिया और ओमान, बीच में है ये यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरात। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है अबू धाबी। ओके, अमन का जो यूएई है उसका जो फ्लैग है वो यहाँ पर सामने आपको दिख रहा है। इसके बाद ये गल्फ को जब इधर क्रॉस करेंगे तो देखिए ये ईरान है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब आपको अगर ये कोई कहे जो ये गल्फ है ये किन किन 2 देशों के बीच में स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, यूएई और ईरान? नहीं, देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये ओमान का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ ये यूएई का हिस्सा नहीं आता है। आप देख रहे हैं यहाँ ये ओमान का हिस्सा शुरू हो जाता है, तो इसलिए जो ये गल्फ है ये ईरान और ओमान के बीच में ये पड़ता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी खास तौर से इन क्वेश्चंस को टारगेट करता है, मैपिंग के क्वेश्चंस को। इजराइल की लोकेशन को अगर हम लोग देखें तो इजराइल की लोकेशन को देखने के लिए आप देखिए कि ये किन देशों से घिरा हुआ है। एक तो ये मेडिटेरियन सी है यहाँ पर, और इधर ये पूरे देखिए सऊदी अरबिया ये है, तो इसका मतलब क्या है कि ये खाड़ी देशों से ये भी घिरा हुआ है, जो मुस्लिम देश हैं उनसे घिरा हुआ देश है ये। आप जानते हैं हमेशा से इसका संघर्ष बना रहता है। तो ये देखते हैं इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ है। ऊपर लेबनान है नॉर्थ में ही सीरिया है, फिर जॉर्डन से भी बाउंड्री इसकी लगती है, सऊदी अरबिया से बॉर्डर इसकी नहीं लगती, इधर जॉर्डन से लगती है, और इधर इजिप्ट से इसकी बाउंड्री लगती है। ओके, जो राजधानी है वो है जेरूसलम, ये इसका फ्लैग है, और राष्ट्रपति हैं इशाक हरजॉग, जिनकी चर्चा भी हमने पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला दिवस कब मनाया जाता है, या कब मलाला दिवस मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीसीएस के लिए तो खास तौर से इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कब मनाया गया है मलाला दिवस? ऑप्शन है 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। ओके, सही आंसर है इसका 12 जुलाई। 12 ऑफ जुलाई को मलाला दिवस मनाया गया है। यहाँ फिगर में इनका फोटो देख सकते हैं, मलाला यूसुफजाई इनका पूरा नाम है, और ये एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं। ओके, मलाला यूसुफजाई एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने आई एम मलाला नाम की एक पुस्तक का भी सहलेखन किया है। तो आई एम मलाला याद रखना है कि इसको क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखिए बुक जो फेमस पर्सनालिटी हैं उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं उन पर पीसीएस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान रखना है। और इस तरीके की जो डेट्स हैं या जो दिवस मनाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ये फेवरेट क्वेश्चंस में से एक हैं। ये जो एरिया है वो उसका फेवरेट एरिया है। इसके बाद उन्हें 2014 में
पाकिस्तान सरकार द्वारा सब पहले राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके बाद 2014 में नोबेल पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। 17 साल की उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता ये बन गई, मलाला यूसुफजई। यहाँ से भी इनके लिए स्टेटमेंट निकल आते हैं, तो ये याद रखना है कि 2014 में मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि नोबेल पुरस्कार जब 2014 में मलाला यूसुफजई को मिला था तो इनके साथ किस भारतीय को भी नोबेल पुरस्कार मिला था? क्यों? क्योंकि मलाला यूसुफजई को अकेले शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, इसमें इनके साथ एक भारतीय भी शामिल थे। तो उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं पता है तो आप इसको गूगल से सर्च करिए और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो बेसिक जानकारी है ये आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? कोकिंग कोल के क्षेत्र में किस देश के साथ भारत ने सहयोग करने के लिए अपने समझौते पर मंजूरी दी है? ऑप्शन है रशिया, चाइना, जापान एंड नेपाल। इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत तेजी से आप इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है रूस। रशिया के साथ हमने ये समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोयला में सहयोग पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। कोकिंग कोयला का इस्तेमाल या कोकिंग कोल का उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। कोकिंग कोल का इस्तेमाल स्टील बनाने के लिए किया जाता है। इस्पात मंत्रालय यानी कि भारत और ऊर्जा मंत्रालय रशिया का कि ये बीच समझौता हुआ है। इस्पात क्षेत्र में भारत और रूस के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए यह समझौता ज्ञापन किया गया है। रशिया की लोकेशन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्या है रशिया की लोकेशन। देखिए, आप मैप जरूर अपने पास रखिए, ऑक्सफोर्ड का या ब्लैक स्वॉन पब्लिकेशन का मैप आप अपने पास जरूर रखिए। ये है रशिया की लोकेशन। रशिया यूरोप और एशिया के बीच में है। इधर साइबेरियन सी है, ऊपर कारा सी है, बेरेंट सी है, इधर फिनलैंड से इसकी बाउंड्री मिलती है, इधर बेलारूस यूक्रेन से बाउंड्री मिलती है, कजाकिस्तान मंगोलिया से बाउंड्री मिलती है, इधर चीन से बाउंड्री मिलती है। तो रशिया का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। ये रशिया का ध्वज है। इसके बाद और इसको हम लोग पास से देखें तो देखिए, ये यूरोप का एरिया है इस तरफ, ये जो एरिया है ये यूरोप का एरिया है देखिए, और ये एशिया का एरिया है। रशिया को यहां देखते हैं, रशिया की राजधानी है मॉस्को। क्या है राजधानी? मॉस्को। ठीक है। अब रशिया जो यूरोपीय क्षेत्र में है तो इसकी बाउंड्री देखिए किससे मिल रही है? फिनलैंड से टच कर रही है। ऊपर आप देखेंगे तो ये नॉर्वे का भी थोड़ा सा पार्ट इससे मिल रहा है। इसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो देखिए एस्टोनिया से पार्ट ये टच कर रहा है, इधर लाटविया से भी ये टच कर रही है रशिया की बाउंड्री। फिर बेलारूस, यूक्रेन है ना, इसके बाद ये जॉर्जिया है, अजरबैजान, फिर कजाकिस्तान से भी इसकी बाउंड्री मिल रही है, मंगोलिया, चीन, नॉर्थ कोरिया, इन देशों से इसकी सीमाएं मिलती हैं। ओके, ये ऊपरी पार्ट में है। इसकी जो लोकेशन है आप देखिए, मोस्ट ऑफ इसकी जो बस्तियां हैं वो इसके पश्चिमी भाग पर बसी हुई हैं और पूर्वी भाग इसका मोस्ट ऑफ तो बर्फ से ढका रहता है। इसी पूर्वी भाग को साइबेरिया कहते हैं। यहां से ये अलग होता है और इस तरफ फिर इसके यूएसए अलास्का का क्षेत्र शुरू हो जाता है। ठीक है। राजधानी इसकी मॉस्को है और राष्ट्रपति हैं इसके व्लादिमीर पुतिन। इसकी लोकेशन को यहाँ देख लेते हैं। यह देश दोनों महादेशों यानी एशिया और यूरोप में फैला हुआ है तथा इसकी विभाजक रेखा यूराल पर्वत और यूराल नदी है जो इसको एशिया और यूरोप से अलग करती है। 25 दिसंबर 1991 में इसका विभाजन हुआ था, सोवियत संघ से इसका विभाजन हो गया था और लगभग 70% हिस्सा
रूस के रूप में आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी देश इससे अलग हो गए थे। ठीक है, भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेज रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं, तो भारत टोटल 119 एथलीटों को भेज रहा है, लेकिन टोटल कितने लोगों का दल वहां जा रहा है? ऑप्शन है 240, 228, 220, 185। कितने लोगों का दल वहां पहुंच रहा है? सही जवाब जल्दी से जल्दी दीजिए आप लोग, और इसका सही जवाब है 228 लोगों का दल, 228 लोगों का दल टोक्यो ओलंपिक में शिरकत करने जा रहा है। ठीक है, कल भी हमने टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, आज भी आपके सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल लोगों का दल 228 लोगों का दल है जो टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहा है। इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं, चूंकि टोक्यो ओलंपिक बहुत नज़दीक हैं। 119 एथलीटों में से 67 पुरुष हैं और 52 महिलाएं प्रतिभागी बनेंगी। इसमें 22 राज्य के प्रतिनिधित्व हैं। इसमें 22 राज्यों के 119 एथलीट होंगे जो टोटल 18 खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे। भारत 85 पदक स्पर्धाओं के लिए प्रतियोगिता करेगा, 85 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाला है। यह ओलंपिक भारत के एथलीटों का अब तक का सबसे बड़ा दल होगा। टोक्यो के लिए पहली टुकड़ी 17 जुलाई को रवाना होगी, जिसमें 90 एथलीट और अधिकारी शामिल होंगे। 2020 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहे हैं, इसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। इसी को टोक्यो ओलंपिक के नाम से जाना जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है जिसमें कई सारे खेलों का आयोजन किया जाता है। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में इसका आयोजन टोक्यो शहर जापान में किया जाएगा। इससे पहले 2020 में ये होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसका आयोजन स्थगित कर दिया गया था। इस साल यह आयोजन काफ़ी हद तक बंद दरवाजों के पीछे होने वाला है, मतलब यहाँ पर दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी किसी भी स्थिति में। मतलब आपातकाल की जो स्थिति होगी उसमें दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। टोक्यो को मेजबान शहर के रूप में चुना गया है, यानी कि टोक्यो में ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहे हैं। 2013 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में 125वें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सत्र के दौरान इसका चयन किया गया था। पहली बार टोक्यो ने 1964 में इसकी मेजबानी की थी। इस प्रकार 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी करने वाला टोक्यो एशिया का पहला शहर बन गया है। ये आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो गया है। ओके, तो इस तरीके के जो फैक्ट बनते हैं, पहली बार, आखिरी बार या 2 बार, तो इन सब चीजों को आपको नोट बनाकर अपने पास रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में वेस्ट इंडीज की निम्न में से कौन महिला क्रिकेटर मिताली राज को पीछे छोड़कर प्रथम रैंकिंग हासिल करने वाली खिलाड़ी बन गई है? ऑप्शन है आपके पास ब्रिटनी कूपर, स्टेफनी टेलर, सकेरा सेलमन, सबिका गजनबी। सही आंसर का जवाब दीजिए आप। 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन सी महिला क्रिकेटर वेस्ट इंडीज की मिताली राज को पीछे छोड़कर वनडे की प्रथम रैंकिंग में खिलाड़ी बन गई हैं? इसका सही आंसर है स्टेफनी टेलर। इसका सही आंसर है स्टेफनी टेलर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और स्टार खिलाड़ी मिताली राज को आईसीसी की नई रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा है। अब वह महिलाओं की एक दिवसीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान से लुढ़ककर दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। मिताली को वेस्ट इंडीज की कप्तान स्टेफनी टेलर ने पीछे छोड़ा है। स्टेफनी टेलर सिर्फ बल्लेबाजी रैंकिंग ही नहीं बल्कि ऑलराउंडर की रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। अब यहां से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। सिर्फ इनको वनडे रैंकिंग में ही प्रथम रैंकिंग नहीं मिली है, बल्कि ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भी इन्हें पहली रैंकिंग मिली है, स्टेफनी टेलर को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के किस खिलाड़ी का हार्ट अटैक के दौरान निधन हो गया?
अभी हाल ही में 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के किस खिलाड़ी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया? ऑप्शन है आपके पास यशपाल शर्मा, रोजर बिन्नी, कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ। ये अभी बहुत चर्चा में रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी इनका जिक्र हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप इनकी जानकारी रखते हैं। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए। इसका सही आंसर है यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा का अभी हाल ही में निधन हो गया। 1954 में इनका जन्म हुआ था और 13 जुलाई 2021 को इनका निधन हुआ है। पूर्व भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज यशपाल शर्मा का 13 जुलाई 2021 को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। वे 66 साल के थे। यशपाल भारत की 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 11 अगस्त 1954 को लुधियाना में जन्मे क्रिकेटर यशपाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू टीम पाकिस्तान के खिलाफ किया था 1978 में। उन्होंने 42 एक दिवसीय यानी वनडे मैच खेले थे और 37 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के यशपाल शर्मा का अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है राम वरण यादव, पुष्प कमाल दहल, शेर बहादुर देवबा, ईश्वर पोखरेल। इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है शेर बहादुर देवबा। ये तस्वीर में आप उनको देख रहे हैं। शेर बहादुर देवबा ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी ने संविधान के अनुच्छेद 76(5) के तहत उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, शेर बहादुर देवबा को। अब से पहले शेर बहादुर देवबा 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वे पहली बार सितंबर 1995 में से मार्च 1997 में रहे, दूसरी बार जुलाई 2001 से अक्टूबर 2002 तक रहे, तीसरी बार जून 2004 से फरवरी 2005 तक और चौथी बार जून 2017 से फरवरी 2018 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। अब वो 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। सही आंसर है शेर बहादुर देवबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर अभी बहुत डिबेट भी चल रही है। कई सारे न्यूज़ चैनल इस पे आजकल डिबेट चला रहे हैं कि उत्तराखंड के बाद किस राज्य ने कांवड़ यात्रा पर कोरोना के चलते रोक लगा दी है? उत्तराखंड के बाद किस राज्य ने कांवड़ यात्रा पर कोरोना के चलते रोक लगा दी है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, दिल्ली और उड़ीसा। सही आंसर दीजिए इसका। आपको पता है कई सारी धार्मिक गतिविधियों में कोरोना के चलते रोक लगाई गई थी। आपको पता है उत्तराखंड ने 4 धाम यात्रा पर भी अभी हाल ही में रोक लगाई थी। कोरोना के चलते 4 धाम यात्राओं पर रोक लग गई थी। तो अब आपको बताना है कि कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड के बाद किस राज्य ने रोक लगाई है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। किस राज्य ने रोक लगाई है? उड़ीसा राज्य ने रोक लगाई है। उड़ीसा की लोकेशन देखते हैं भारत के मैप में, ये इंडिया है। ये मैप आपके सामने होने चाहिए, बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ है। ओके, और इसकी लोकेशन भारत में यहाँ पर है। देखते हैं उड़ीसा की लोकेशन क्या है। नॉर्थ में इसके वेस्ट बंगाल है, झारखंड है। कौन से 2 स्टेट हैं? झारखंड और वेस्ट बंगाल। वेस्ट में इसके छत्तीसगढ़ राज्य है और साउथ में इसके है आंध्र प्रदेश और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। ओके, ये है उड़ीसा की लोकेशन। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओके, सीएम हैं नवीन पटनायक। ओके, ये उड़ीसा के बारे में बेसिक जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को
निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो सही इसका आंसर दीजिए। इसके ऑप्शन हैं गुजरात, पंजाब, असम या तमिलनाडु। जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर दीजिए। किस राज्य में एनटीपीसी ने सबसे बड़े सोलर पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है गुजरात राज्य में एनटीपीसी ने ये सोलर पार्क स्थापित करने का मन बना लिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने 13 जुलाई 2021 को कहा कि उसकी पूर्ण अनुशंसी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के कच्छ रण में 4750 मेगावाट के 4750 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। तो इसकी क्षमता कितनी होगी? 4750 मेगावाट। कितनी होगी? 4750 मेगावाट। ओके। गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में स्थापित होने वाला यह देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क होगा। देश का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत देश की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने 2032 तक 60,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कब तक के लिए रखा है? 2032 तक 60,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। गुजरात की लोकेशन भारत के मैप पर कहाँ है? गुजरात भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। ये इसके मैप को आप आसानी से देख सकते हैं और ये कच्छ का एरिया है। ओके। यहाँ पाकिस्तान से इसकी बाउंड्री टच करती है, राजस्थान से इसकी बाउंड्री टच करती है, एमपी से इसकी बाउंड्री टच करती है गुजरात की, और गुजरात की बाउंड्री महाराष्ट्र से भी टच करती है। तो इसका मतलब है कि एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री को टच करता है गुजरात, एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्यों से उसकी बाउंड्री मिलती है। ओके। बाकी लोकेशन आप देखते रहिए। गल्फ ऑफ कच्छ ये है, गल्फ ऑफ खंभात यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर दमन और दीव हैं। ये जो एरिया आप लोकेशन देख रहे हैं, ये पोरबंदर है जहाँ गांधी का जन्म हुआ था। ये पूरा अरेबियन सी है। इसके बाद सूरत यहाँ पर है। तो देखिए सूरत पोर्ट नहीं है, ये सूरत की लोकेशन अंदर है, ठीक है। ये भरूच है, ये आनंद है, ये भावनगर है। तो ये लोकेशंस हैं, इनको आप देखते रहिए। कई बार डायरेक्ट यूपीएससी इनसे क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है नेपाल, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। चलिए सही आंसर इसका दीजिए कि विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है भारत। भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने 13 जुलाई 2021 को घोषणा की कि 2026 में, कब होगा ये? 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वहीं चीन को BWF सुदीरमन कप फाइनल 2023 की मेजबानी सौंपी गई है। सुदीरमन कप BWF की एक प्रतियोगिता है। इसका आयोजन सुझोऊ शहर में किया जाएगा। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। यह एक व्यक्तिगत चैंपियनशिप है जहां खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अवार्ड अपने नाम किया है?
ऑप्शन है करीम बेंजेमा, पैट्रिक स्किक, एमिल फोर्सबर्ग या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये इसलिए भी आपको पता होना चाहिए कि इस पर बहुत चर्चा हुई थी। यूरो कप 2020 में एक ऐसी घटना घट गई थी जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी, देश ही नहीं पूरे विश्व परिदृश्य में इसकी चर्चा हुई थी। तो इसका सही जवाब जल्दी से जल्दी आप बताइए क्या होगा। यस, इसका सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि इनकी चर्चा क्यों हुई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने यूरो कप 2020 के दौरान कोका कोला की बोतल्स को अपनी टेबल से हटा दिया था। ओके, इसलिए कोका कोला के भारी मात्रा में शेयर गिर गए थे। तो यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट जीता है किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है? यूपीएससी के लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन टीका विकसित किया है? ऑप्शन है अमेरिका, क्यूबा, रूस, चीन। सही आंसर बताइए इसका। और इसका सही आंसर है क्यूबा। ये एक ऐसा देश है जिस पर आपका ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। हालांकि ये पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुग्मित कॉन्जुगेट कोविड-19 वैक्सीन टीका विकसित किया है जिसका नाम है सोब्राना 2। अगर इस टीकों को मंजूरी मिल जाती है तो क्यूबा कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन उत्पादन और बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन जाएगा। ये क्यूबा की लोकेशन है, आप इस मैप में देख सकते हैं। ऊपर ये यूएसए का पार्ट है। चलिए आगे मैप में देखते हैं इसको। देखिए ये यूएसए है, ठीक है, इधर मैक्सिको है, ये मिडिल अमेरिकी देश है, मिडिल अमेरिकी कंट्री है ये। ओके, यहां पर लैटिन अमेरिका है और ये क्यूबा है, ये लोकेशन है। ऊपर बहामास है ना। चलिए इसमें इसको समझते हैं। क्यूबा की राजधानी है हवाना। ऊपर है यहां पर बहामास, ये देखिए। ओके, नीचे है जमैका और उसके नीचे लैटिन अमेरिका के अन्य देश हैं। ये हैती है क्यूबा की राजधानी हवाना। अब आपको बताना है कि क्यूबा किस खाद्य या किस के लिए और फेमस है, किस चीज के लिए क्यूबा का नाम और लिया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि यह संयुग्मित टीका क्या होता है। कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या है? एक वाहक के रूप में मजबूत एंटीजन के साथ कमजोर एंटीजन को संयोजित करने वाले टीके का प्रकार, जिससे कि एक प्रतिरक्षा प्रणाली एक कमजोर एंटीजन के प्रति दृढ़ता से प्रतिक्रिया करती है, इसे संयुग्म टीका या कॉन्जुगेट वैक्सीन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक मजबूत एंटीजन और एक कमजोर एंटीजन को मिला दिया जाता है, इसीलिए एक संयुग्म टीका इसको कहा जाता है। अब ये एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन आप साइंस के लेक्चर में पढ़े होंगे कि प्रतिरक्षा विज्ञान में एंटीजन किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित ऐसे अणु होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। किसकी क्षमता उत्पन्न करते हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कोई भी पदार्थ जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को यानी कि एंटीबॉडी यानी कि उत्पन्न करने में सहायक हो तो उसे प्रतिजन यानी एंटीजन कहते हैं। प्रतिजन वायरस, बैक्टीरिया, ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट आदि के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए किसको अपनी मंजूरी दे दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% मैं बता सकता हूं किसी न किसी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अमेरिका ने मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए किसको अपनी मंजूरी दी है? आर्टेमिस, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन या इनमें से किसी को नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताएं।
ओके, इसका सही आंसर होगा ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने न्यू शेपर्ड लॉन्च सिस्टम पर मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ब्लू ओरिजिन को लाइसेंस की मंजूरी दे दी है। ये चेहरा जाना पहचाना कुछ लग रहा होगा, इन्हीं की ये कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जो स्पेस में यानी कि जो अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी महती भूमिका निभा रही है या उस पर काम कर रही है। अब ये फिगर में कौन दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइए। आजकल इनकी रीच भारत के गांव-गांव तक हो गई है। उम्मीद करते हैं आप सभी इनको जानते होंगे। जेफ बेजोस, इनके बारे अब देख लेते हैं थोड़ा सा। Amazon.com के पूर्व CEO जेफ बेजोस 20 जुलाई को ब्लू ओरिजिन की पहली क्रू यात्रा के माध्यम से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाले हैं। यानी कि जेफ बेजोस खुद अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। ब्लू ओरिजिन मनुष्यों को ले जाने के लिए अधिकृत है। ब्लू ओरिजिन को टेक्सास में अपनी लॉन्च साइट 1 सुविधा से इन मिशनों को संचालित करने की मंजूरी मिल गई है। अब इस स्पेस के जो अंतरिक्ष का जो ये पर्यटन है, इस पर कौन कौन कार्य कर रहा है, तो ब्लू ओरिजिन के अलावा वर्जिन गैलेक्टिक भी इस पर काम कर रहे हैं और स्पेस एक्स भी इस पर काम कर रहा है, जो वाणिज्यिक जो नागरिक अंतरिक्ष यात्राएं हैं उनको शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं। अब ये अंतरिक्ष पर्यटन का जो कंसेप्ट है ये क्या है और कहाँ से आया है, इसको समझ लेते हैं। अंतरिक्ष पर्यटन मतलब अंतरिक्ष में घूमना और फिर वापस अपने देश, अपने घर लौट आना, अपनी पृथ्वी पर लौट आना। अंतरिक्ष पर्यटन मनोरंजक उद्देश्यों के लिए मानव अंतरिक्ष यात्रा है। विभिन्न प्रकार से, यहाँ पर रिसर्च का कोई काम नहीं होगा, सिर्फ मनोरंजन के लिए जाना है। विभिन्न प्रकार से अंतरिक्ष पर्यटन है, जैसे कक्षीय पर्यटन, उपकक्षीय पर्यटन या चांद की जो अंतरिक्ष जो कक्षा है उस पर पर्यटन करना। अब तक कक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन केवल रोस्कोसमॉस द्वारा किया गया है। ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी विभिन्न एजेंसियां सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म व्हीकल विकसित करने के लिए काम कर रही हैं। ब्लू ओरिजिन ये एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और उपकक्षीय स्पेस फ्लाइट सेवा कंपनी है। यह निजी तौर पर वित्त पोषित है, प्राइवेट फंडिंग है इसकी, और इसका मुख्यालय केंट में है जो वॉशिंगटन में है। इसकी स्थापना 2000 में जेफ बेजोस 2000 में जेफ बेजोस ने की थी, जो अमेजन के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना कहां स्थित है? ये प्योर यूपीएससी का क्वेश्चन है। हालांकि पीसीएस भी अब इस तरीके के क्वेश्चंस पर फोकस करने लगा है। तो हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना कहां स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या केरल? चलिए जल्दी से सही आंसर का जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका की ये एक लघु सिंचाई परियोजना है जिसे हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना कहते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस परियोजना के तहत एक झील का निर्माण किया जाना है। सिंगना यल हल्ली में 6000 से अधिक पेड़ों को काटने का प्रस्ताव दिया है, जिसका कि पर्यावरणविद इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब कर्नाटका की अगर लोकेशन देखें तो क्या है कर्नाटका की लोकेशन भारत में? ये कर्नाटका साउथ भारत का एक पार्ट है। अब इसकी जो बाउंड्री है वो किससे किससे मिलती है? एक तो महाराष्ट्र से मिलती है, इसकी बाउंड्री महाराष्ट्र से मिलती है, आंध्र प्रदेश से मिलती है, और इस तरफ तमिलनाडु से इसकी बाउंड्री मिलती है, केरला से इसकी बाउंड्री मिलती है और गोवा से इसकी बाउंड्री मिलती है। यानी कितने स्टेट हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 राज्यों से कर्नाटका की बाउंड्री मिलती है। अब आपको बताना है कि कर्नाटका की राजधानी क्या है। कर्नाटका की राजधानी क्या है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नया स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? प्योर यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। भारत का नया स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है?
ऑप्शन है हर्षवर्धन सिंह, अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया या पीयूष गोयल। चलिए जल्दी इसका सही आंसर दीजिए, इतना समय बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, ज्यादा समय नहीं देना है इस पर। इसका सही आंसर है मनसुख मंडाविया। इसका सही आंसर मनसुख मंडाविया। इनका फिगर आप ये देख रहे हैं। गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं मनसुख मंडाविया। इनको नया स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया और इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन का स्थान लिया है। ओके, चलिए मनसुख मंडाविया रसायन और उर्वरक मंत्रालय के भी प्रभारी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? प्योर यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है पुष्कर सिंह धामी, भगत सिंह कोश्यारी, यशपाल आर्य या बिशन सिंह चुफाल। तो उत्तराखंड का नया सीएम किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है पुष्कर सिंह धामी को। पुष्कर सिंह धामी को, युवा हैं ये, 45 साल की इनकी उम्र है। उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में इन्हें चुना गया है। खटीमा सीट से ये विधायक हैं। शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने। किसने दिलाई? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, राज्यपाल दिलाता है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं, उन्होंने इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ओके, पिथौरागढ़ में इनका जन्म हुआ है और पुष्कर सिंह धामी राज्य के सबसे कम उम्र के सीएम भी हैं। ओके, इससे हालांकि अब इससे पहले ये एबीवीपी से भी जुड़े रहे हैं, संघ से भी जुड़े रहे हैं, तो भाजपा के चूंकि नेता हैं तो इनको याद रखना है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? चलिए बताइए, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और इसके अलावा सारे प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई? स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा या मिताली राज? चलिए जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर दीजिए और इसका सही आंसर है मिताली राज। मिताली राज सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय कप्तान मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड को पीछे छोड़ा है। 38 साल की मिताली राज अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,337 रन बना लिए हैं। एडवर्ड के नाम क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 10,273 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज था। अब इस पर तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स हैं जिनके 7,849 रन हैं। तो ये तो जानकारी हो गई मिताली राज के बारे में, और ये प्योर यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है बिल्कुल, या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी नहीं पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बन गई है? देखिए पहली आ गया है तो ये ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया सभी एग्जाम्स के लिए। आरती साहा, निशा मिलेट, भक्ति शर्मा या माना पटेल? चलिए इसका सही आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है माना पटेल। माना पटेल इसका सही आंसर है। भारतीय महिला तैराक माना पटेल ने हाल ही में इतिहास रचा है कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है, या पहली खिलाड़ी बनी है। अब महिला हटा भी देंगे तो ये पहली खिलाड़ी बनी है। माना पटेल से पहले अब तक किसी भी महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, या भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। माना पटेल अब भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी, और माना पटेल ने 7 साल से ही तैराकी पर अपना जो काम था वो शुरू कर दिया था। तो ये बहुत गर्व की बात है कि माना पटेल ओलंपिक यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में पार्टिसिपेट भारत की तरफ से कर रही हैं, पहली तैराक बनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 3 साल, 4 साल, 2 साल या 1 साल? चलिए जल्दी से जल्दी ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए। कितने साल का प्रतिबंध इन पर लगाया गया है? इसका सही आंसर है 2 साल। 2 साल का प्रतिबंध सुमित मलिक पर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया बुद्ध स्तूप कहां पर स्थित है? यूपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ओके, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। क्यों? क्योंकि ये चर्चा में रहा है। देखिए वैसे तो ये आपको लग रहा होगा स्टिल जीके का प्रश्न है, करंट में क्यों पूछा जा रहा है। यूपीएससी ऐसे ही पूछती है, आपको महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी चर्चा अभी हाल ही में करंट परिदृश्य में हो रही है। केसरिया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बिहार। बिहार में केसरिया बौद्ध स्तूप स्थित है। बिहार के मोतिहारी जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप इन दिनों बाढ़ के कारण संकट से जूझ रहा है। इस वजह से केसरिया बौद्ध स्तूप की चर्चा है। बस यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस को पिक करती है जिनके आंसर्स आपको देने होते हैं। अब केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में देखते हैं कि राजधानी पटना से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित है। ये लगभग 104 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 400 फीट की परिधि इसकी है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे संरक्षित कर इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। ये इसका फिगर है, देख लीजिए, केसरिया बौद्ध स्तूप का। इसे दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भी माना जाता है और यह कई बौद्ध स्तूप देशों के पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। 1814 में कर्नल मैकेंजी के नेतृत्व में इस स्तूप की यानी कि केसरिया स्तूप की खोज हुई थी। बाद में 1861-62 में जनरल कनिंघम द्वारा और 1998 में पुरातत्वविद के मोहम्मद ने इस स्थल की ठीक से खुदाई करवाई थी। ओके, मूल केसरिया स्तूप को सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व के समय, जिसको कहा जाता है, इसे बनवाया था, क्योंकि यह एक शोक स्तंभ के भी यहाँ पर अवशेष मिले हैं। यहाँ के स्थानीय लोग स्तूप को देवालय मानते हैं, यानी देवताओं का घर मानते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने केसरिया स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षक स्मारक घोषित किया है। हालांकि स्तूप का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनटचेबल है, अनछुआ रह गया है। लेमरू हाथी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से यूपीएससी के लिए। अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा है, लेमरू हाथी अभयारण्य। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से संबंधित है लेमरू हाथी अभयारण्य। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोरबा जिले में स्थित है। इस रिजर्व का लक्ष्य हाथियों को स्थायी आवास प्रदान करना है। साथ ही मानव और वन्य जीव का संघर्ष रोकना भी इसका एक लक्ष्य रखा है। लेकिन अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने वन संरक्षक को एक पत्र लिखा है, जो मुख्य वन संरक्षक हैं वहां के। उन्होंने कहा है कि लेमरू हाथी अभयारण्य के क्षेत्रफल को 1995 वर्ग किलोमीटर को कम करके 450 वर्ग किलोमीटर किया जाए, इसका प्रस्ताव तैयार करें। ओके, तो ये एक बड़ी बात है कि इसके क्षेत्रफल को घटाया जा रहा है। इससे पूर्व अक्टूबर 2020 में राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के तहत रिजर्व क्षेत्र इसे अधिसूचित किया था 2020 में। इसके अलावा 1995.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये कोरबा, कटघोरा, सरगुजा और धर्मजयगढ़ वनमंडल के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। यह भी सुझाव आया था कि हसदेव नदी जल ग्रहण क्षेत्र में उपलब्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए लेमरू हाथी अभयारण्य का दायरा बढ़ाया जाए। सरकार का कहना है कि यदि प्रस्तावित रिजर्व के क्षेत्र को कम नहीं किया गया तो, अब देखिए कम क्यों करना पड़ रहा है इनको, तो कई कोयला खदानें अनुपयोगी हो जाएंगी। यानी कि विकास के अगर बात आ जाएगी तो पर्यावरण को बलि देनी पड़ेगी। यानी कि कई कोयला खदानें यहाँ पर अनयूज की हो जाएंगी। रिजर्व के तहत प्रस्तावित क्षेत्र हसदेव अरण्य जंगलों के अंतर्गत आता है, जो कि समृद्ध जैव विविधता के साथ साथ कोयले का भी समृद्ध भंडार यहाँ पर पाया जाता है। इसलिए ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब छत्तीसगढ़ की लोकेशन को देखते हैं। क्या है छत्तीसगढ़ की लोकेशन? देखिए छत्तीसगढ़ की लोकेशन क्या है। ये है छत्तीसगढ़ की लोकेशन। कौन कौन से राज्य इसकी सीमा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश।
7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से मिलती है और इसकी राजधानी है रायपुर। ओके, अब इनके आप जो स्ट्रक्चर है इसका देख सकते हैं। इसके बाद इसमें देखिए कोरबा कहाँ है, ये है कोरबा। तो यहीं पर ये पूरा डिस्प्यूट है जिसकी चर्चा अभी हमने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्न में से सत्य कथनों पर विचार कीजिए। प्योर यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। ओके, कि भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सोन चिरैया के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कौन से सत्य कथन है? दूसरा, अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है जिसका कार्य गुजरात और राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करना है। तो कौन सा कथन सही है या कौन सा नहीं है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? चलिए बताइए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है एक और दो, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है कि भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सोन चिरैया के नाम से जाना जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। हाँ, अब इसकी चर्चा क्यों है, ये क्वेश्चन आपके सामने क्यों आया है? इसकी चर्चा का कारण है कि हाल ही में राजस्थान राज्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षणवादियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। तो ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसकी चर्चा हम लोग देखते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जीवन खतरे में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो कंपनियां काम कर रही हैं वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए खतरे की घंटी है, यानी कि सोन चिरैया के लिए खतरे की घंटी हैं। इसलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षणवादियों ने राजस्थान में धरना प्रदर्शन शुरू किया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करने के लिए कमेटी, जिसकी चर्चा सेकंड ऑप्शन में थी। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका कार्य गुजरात, राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करना था, किंतु राजस्थान के पर्यावरण संरक्षणवादियों ने आरोप लगाया है कि इस प्रयास का व्यवहारिक स्तर पर कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ है और बिजली उत्पादन कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं, जिससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नुकसान पहुंच रहा है। अब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ समझ लेते हैं। भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सोन चिरैया के नाम से भी जाना जाता है, जबकि राजस्थान में इसे गोदावरण के नाम से या गोडावरण के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है। यह मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक विशाल पक्षी है तथा विश्व में पाए जाने वाले सबसे बड़े उड़ने वाली पक्षियों की प्रजातियों में से एक है। आज इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने निवास स्थान क्षरण के लिए अवैध शिकार के कारण ये संकटग्रस्त की सूची में है और भारत में वन्य जीव अधिनियम संरक्षण 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसको संरक्षित किया जा रहा है, जबकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करने के क्या क्या सरकारी प्रयास किए गए हैं, इन पर एक नजर डाल लेते हैं। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार ने के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के साथ मिलकर इस पक्षी को संरक्षण करने का काम शुरू किया है। करेरा वन्य जीव अभयारण्य जो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, शिवपुरी जिले में स्थित है, यहाँ पर भी 1981 से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षण करने या इनके संरक्षण के लिए काम चल रहा है और इसी के लिए करेरा वन्य जीव अभयारण्य को शिवपुरी जिले में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थापित किया गया था। अब हमने बीच में एक चर्चा की थी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में। तो क्या है ये? इसे भारतीय संसद ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में पारित किया था। इस अधिनियम का उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध शिकार, उनके मांस और उनके खाल के व्यापार को रोकना है। इसे वर्ष 2003 में संशोधित भी किया गया था। अब देखते हैं IUCN क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक संगठन है या वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर रेड डाटा सूची जारी करती है या रेड लिस्ट प्रकाशित करती है, जो विश्व के सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया से मुक्त घोषित किया है? ये क्वेश्चन UPSC और UPPCS के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। UPPCS के लिए खास तौर से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछ लेता है। इसके ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत और उत्तर कोरिया। चलिए इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है चीन। चीन अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है और ये इसका प्रयास लगभग पिछले 70 साल से कर रहा था। अब चीन की लोकेशन देखिए मैप में क्या है, ये है चीन। ओके, चीन की बाउंड्री किससे किससे मिलती है? मंगोलिया से मिलती है, रसिया से मिलती है, इधर नॉर्थ कोरिया से मिलती है। ओके, इसके बाद आप देखिए ये जो देश हैं इनको कहते हैं साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री, इनसे मिलती है। इधर आपको पता ही है नेपाल से मिलती है तिब्बत के थ्रू, भारत से मिलता है, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान से यहाँ इसकी बाउंड्री मिलती है। तो ये पूरी चीन की लोकेशन है। आप देखिए कितने बड़े क्षेत्रफल में चीन फैला हुआ है। यहाँ है ईस्ट चाइना सी, फिलीपींस से ये अलग होता है और यहीं पर इसके ये लड़ाई लड़ रहा है ईस्ट चाइना सी को लेकर। फिलीपींस से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, वियतनाम से, इन देशों से इसका झगड़ा चल रहा है। जापान से, साउथ कोरिया से इसका झगड़ा चल रहा है बराबर। फिर मलेरिया का कारक क्या है? मलेरिया के कारक क्या होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट साइंस में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। मादा एनाफिलीज मच्छरों के डंक से ये पैरासाइट इंसानी शरीर में प्रवेश करता है। किससे? मादा एनाफिलीज मच्छर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हमारा आज का जो अंतिम टॉपिक है वो है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे और ये टॉपिक UPSC के से रिलेटेड है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक प्रीलिम और मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये करंट का चर्चा का विषय है तो हम इसकी चर्चा देखेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे भारत की तिब्बत नीति के बारे में। चर्चा क्यों कर रहे हैं हम इसकी? क्योंकि भारत और चीन संबंधों के बीच दलाई लामा एवं तिब्बत प्रमुख अड़चन के रूप में सामने आता है। आपको पता है दलाई लामा भारत में शरण लिए हुए हैं, भारत में रहते हैं, जिसका तिब्बतियों पर अधिक प्रभाव है। किसका? दलाई लामा का तिब्बतियों पर बहुत प्रभाव है और चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है। भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की निरंतर आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए तिब्बती कार्ड का प्रयोग करता है। समझ लेते हैं भारत की जो तिब्बत नीति है इसकी क्या पृष्ठभूमि है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। वर्षों से तिब्बत भारत का एक अच्छा पड़ोसी रहा है क्योंकि भारत की अधिकांश सीमाओं सहित लगभग 3500 किलोमीटर की LAC तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के साथ जुड़ी है, ना कि शेष चीन के साथ। इसके अलावा जो शेष हमारी जो सीमा है वो चीन के साथ जुड़ती है। वर्ष 1914 में चीनियों व तिब्बती प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश भारत के साथ शिमला सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने सीमाओं का अंकन किया था 1914 में। हालांकि वर्ष 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया गया और उसके बाद से चीन ने शिमला सम्मेलन और मैकमोहन रेखा को अस्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। अब चीन ना तो मैकमोहन रेखा को मानता है, ना ही 1914 में जो शिमला समझौता हुआ उसको मानता है। चीन कहता है कि यह समझौता स्वतंत्र चीन के साथ नहीं हुआ था, बल्कि ये समझौता ब्रिटिश प्रतिनिधियों के साथ हुआ था, इसलिए वह इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो मैकमोहन रेखा को भी अस्वीकार कर देता है जो भारत और चीन को विभाजित करती। देखिए मैकमोहन रेखा से रिलेटेड डायरेक्ट प्रीलिम में क्वेश्चन
पूछ लिया जाता है। तो इसको ध्यान रखना। इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि चीन इस संधि को नहीं मानता है 1950 से, जब से उसने तिब्बत पर पूर्ण अधिकार किया है। इसके अलावा 1954 में भारत ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें तिब्बत को चीन के तिब्बत क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी गई। कब दी हमने तिब्बती क्षेत्र को? 1954 में हमने इसे मान्यता दी। और 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद दलाई लामा, जो तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक नेता थे, वो भारत आ गए। कब आ गए? 1959 में। और हमने इन्हें शरण दे दी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने और उन्हें और तिब्बती शरणार्थियों को आश्रय दिया तथा निर्वासित की स्थिति में तिब्बती सरकार की स्थापना करने में भी इनकी मदद की। बस यहीं से चीन हमसे नाराज हो गया था। और जो भारत चीन युद्ध हुआ उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा, जो हमने तिब्बती नेता दलाई लामा को भारत में शरण दी। आधिकारिक भारतीय नीति यह है कि दलाई लामा एक आध्यात्मिक नेता हैं और भारत में 1 लाख से अधिक निर्वासितों के साथ तिब्बती समुदाय को किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। ये सब कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मेन इनका मुख्यालय है। अब भारत की जो तिब्बत नीति है इसमें बदलाव हो रहा है, या ये बदलाव क्यों जरूरी है या क्यों इम्पॉर्टेंट है ये बदलाव? भारत और चीन के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, आप देखते हैं अक्सर LAC पर तनाव की स्थिति आ जाती है। इस तनाव के कारण भारत अपनी तिब्बत नीति को बदलने के लिए मजबूर हुआ है। नीति में यह बदलाव आया है कि सार्वजनिक मंचों पर दलाई लामा के साथ सक्रिय रूप से प्रबंधन करने वाली भारत सरकार को चिन्हित किया गया है। अब भारत सरकार दलाई लामा के साथ क्या कर रही है? सक्रिय रूप से प्रबंधन कर रही है। इसका उदाहरण देखते हैं कि वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख लोबसंग सांगे को अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी आमंत्रित किया था। हालांकि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 में जब दूसरा 5 वर्ष का कार्यकाल शुरू हुआ था, फिर जब उन्हें आमंत्रित करने की बात थी तो उन्हें आमंत्रित नहीं किया था, ताकि उनके और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए जो मार्ग है वो सुनिश्चित किया जा सके। ये एक कारण था। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को 2013 के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, यानी सार्वजनिक स्वीकृति मिलने की शुभकामनाएं उन्हें दी हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा है और ये हमारी तिब्बत नीति जो है उसमें बड़ा बदलाव रहा है। क्यों? क्योंकि हमें चाइना को काउंटर करने के लिए तिब्बत नीति में बदलाव करने की जरूरत पड़ी है। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा है इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करिए ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके और इस पूरी तैयारी का वो लाभ उठा सकें। करंट की जो पढ़ाई है वो आप इसी प्रकार से करिए। यूपीएससी किन क्वेश्चंस को टारगेट करती है इसका ध्यान रखिए। यूपी पीसीएस किस तरीके के क्वेश्चंस को टारगेट करती है इनका ध्यान करिए। नेक्स्ट जब करंट अफेयर का सेशन होगा तो उसमें हमारी मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि करंट अफेयर के जो सेशन हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, कितने यूज़फुल हैं आपके लिए। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूं कि जितना भी करंट अफेयर का मटेरियल आपको दिया जाएगा वो फुली यूपीएससी और यूपी पीसीएस या अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर बिल्कुल ओरिएंटेड होंगी और उन्हीं की तैयारी में आपको हेल्प करने वाली हैं। सो थैंक यू वेरी मच।